Good morning guys, myself अनामिका मिश्रा. Today I will teach you basic electrical. मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है. अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हैं तो पहले तो हमें उसकी मीनिंग ही पता होना चाहिए. बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती है. तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है उसको देख लेते हैं. जैसे आप लोग जब छोटे होंगे तो उस टाइम में आप लोग ने मंकी, कैट, मैट ये सारे वर्ड्स पढ़ने से पहले आप लोग ने ABCD सीखी होगी. उसी तरह पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले या इलेक्ट्रिकल जानने से पहले हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं उसकी स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, तो पहला हमारा टर्म होता है करंट. करंट क्या होता है? आप लोग ने जनरली ये बात भले आप लोग हीटर के ट्रेड के हैं बट आप लोग ने ये बात तो सुनी होगी कि करंट होता है, वोल्टेज होता है, पावर होता है, ये सारी चीज़ें तो सुनी होगी. तो करंट होता क्या है हमारा? करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ करंट. मतलब कि हमारा मुक्त आवेशों का प्रवाह, इंग्लिश में लिखते हैं. ठीक है, फ्लो ऑफ free electron is called a current. मतलब कि मुक्त आवेशों का प्रवाह, मुक्त चार्जेस का प्रवाह, हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, उसको हम कहते हैं करंट. ठीक है, करंट का मात्रक क्या होता है? हमारा यूनिट होता है एम्पियर. कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिससे एक हमारा बल्ब कनेक्ट है और एक हमारा फैन कनेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे हमने कोई भी एक DC सोर्स दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे एक मैंने बैटरी लगा दिया है. ये सर्किट में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमारा वोल्टेज आएगा, मतलब सोर्स आएगा. इट मीन्स अगर मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है और यहाँ पे, तब हम कहेंगे कि करंट आया, यानी कि 3 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही थी. ठीक है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक क्लोज सर्किट है, अगर मान लीजिए यहाँ से ओपन हो जाए तो इसमें करंट नहीं बह सकती है, फिर हमारी ये सर्किट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. लेकिन अगर ये सर्किट क्लोज है और यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो बल्ब लगा हुआ है और फैन लगा हुआ है ये चले, तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एक DC सोर्स दें. DC सोर्स मान लीजिए मैंने 12 वोल्ट का दिया, तो वहाँ से जो यहाँ पे करंट आई वो 3 एम्पियर की आई. ठीक है, ऐसा हम सपोज करके चलना है. तो हम ओवरऑल आपको ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे पहले हमारा वोल्टेज आता है, फिर करंट आता है. आप इस तरह जनरली समझ सकते हैं कि जब तक हम किसी को DC सोर्स नहीं देंगे, यानी सोर्स मतलब एक स्रोत, जब तक हम स्रोत नहीं देंगे किसी चीज़ का, 24 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, तब तक वहाँ पे करंट कैसे आएगी? तो इसी को हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कहेंगे. मतलब किसी भी बंद परिपथ में, ये एक बंद परिपथ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का, फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण हमारी करंट जो होती है वो फ्लो हो रही है. ठीक है, तो हमारी करंट क्या हो गई? यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वो करंट कहलाता है. इसकी यूनिट होती है एम्पियर. ठीक है, करंट पढ़ने के बाद आता है हमारा कंडक्टर. कंडक्टर क्या होता है? जो ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे. मतलब फिर से सुनिएगा, एक ऐसा पदार्थ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपने अंदर से फ्लो होने दे, उसे हम कहते हैं कंडक्टर. तो हम बता सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ जो सुगमता से
फ्री इलेक्ट्रॉन को पास कराए, यानी कि अपने अंदर से पास कराए, इज कॉल्ड अ कंडक्टर। समझ जाइएगा, इज कॉल्ड अ कंडक्टर, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हमारा सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कार्बन और आयरन। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजी तरीके से पास होने देती हैं, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। अगर आपने जानते होंगे आप तो SCR ट्रांजिस्टर, जो हमारा ये रेडियो रिसीवर हो गया, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं, टीवी हो गया, ये सारी चीज़ों में हम किसका यूज़ करते हैं? सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। ये क्या होती हैं? ये मध्यम या अल्प मात्रा में अपने अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देती हैं, यानी कि ये मध्यम या अल्प मात्रा में, मध्यम या अल्प मात्रा में अपने अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देती है, उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल आपका हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन, इन सारी चीज़ों से मिलकर के हम सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। आपने NPN जंक्शन, PNP जंक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। इसका यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ही ज़्यादातर करते हैं। फिर आता है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल भी ना पास होने दे, उसे हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर। मतलब जैसे कि लकड़ी में अगर आप कहा जाता है कि अगर आप लकड़ी पे पैर रख करके इलेक्ट्रिसिटी या सॉकेट या किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा, या फिर किसी को करंट लग रहा है तो हम उसे लकड़ी के डंडे से अगर मारेंगे तो वो छूट जाएगा। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारी लकड़ी होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसके कारण करंट जो होती है वो पास ही नहीं हो पाती। जब करंट पास नहीं होती तो हमारा एक क्लोज लूप नहीं बनता है, और जब क्लोज लूप नहीं बनता है तो हम एक करंट नहीं लगता है। ठीक है, करंट एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है। अगर आप उसे छुएंगे तो आपको झटका लगेगा, तो आपको फील होगा, लेकिन देखा नहीं जा सकता है। तो जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी में करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, इन सारी चीज़ों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, इसकी स्टडी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला था हमारा पॉइंट था कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को सुगमता से, फ्री इलेक्ट्रॉन को सुगमता से प्रवाहित होने देता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कार्बन, आयरन, ETC। फिर होता है हमारा सेमीकंडक्टर। ये जो होता है वो अपने अंदर से मध्यम या अल्प मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित होने देता है, उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। या फिर हम ये कह सकते हैं इसका यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? ये अपने अंदर से बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित होने नहीं देता है। इसी कारण हमें लकड़ी का यूज़ करने, जैसे लकड़ी हो गया, हमारा शीशा हो गया, इन सारी चीज़ों का यूज़ करने पे हमें करंट नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब EMF। नेक्स्ट है हमारा EMF। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है हमारा? कि किसी भी करंट को, जैसे मान लीजिए ये हमारे एक कंडक्टर था, ठीक है, कंडक्टर है, मतलब कि इसमें से हम आसानी से करंट को फ्लो करा सकते हैं। तो धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, धारा मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही करंट कहलाता है, यानी धारा कहलाता है।
तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिस बल का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस करंट को इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मात्रक वगैरह पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पे मान लीजिए ये करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है। इस करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिस बल का प्रयोग किया गया वो हो गया हमारा ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कुछ और था और यहाँ पे वोल्टेज कुछ और हो गया, ठीक है। तो जब वोल्टेज बदला यानी V1 था वोल्टेज और दूसरी जगह पे V2 वोल्टेज हो गया, तो जो इन दोनों के बीच का अंतर होगा यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें V1 माइनस V2, जो इनके बीच का अंतर है वह उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आ रही बात समझ में? अगर हम इसे इस तरह से समझाएं, मान लीजिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। मैंने आपको बताया करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी। यहाँ पे वोल्टेज था हमारा VA और यहाँ पे हमारा वोल्टेज है VB। ये किसका साइन है, रेजिस्टेंस का साइन है। इसको हम लिख लिए R, ठीक है। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो हुई तो अब जैसे मान लीजिए चूंकि ये तो हमारा एक और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल में है, ठीक है। अभी आपको सीरीज पैरेलल आगे समझ में आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम रिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे जब करंट आई यहाँ तक तो ये दो पाथ में डिवाइड हो गई, एक इसे ये वाला रास्ता मिल गया और एक इसको ये वाला रास्ता मिल गया। तो दो रास्ते में ये डिवाइड हो गई करंट। तो ये जो करंट का डिवाइड हो रहा है, अगर जब करंट डिवाइड होगी तो वोल्टेज भी डिवाइड होगी। जब वोल्टेज डिवाइड होगी पैरेलल में तो हमारी वोल्टेज सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे वोल्टेज था उसका कुछ ड्रॉप हो गया इसकी वजह से, करंट है तो करंट की वजह से कुछ ना कुछ तो ड्रॉप हो गई। तो ड्रॉप होने के कारण यहाँ पे हमारा वोल्टेज VB हो गया। तो इस दोनों वोल्टेज के बीच का अंतर जो होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी VA माइनस VB इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। अब आपने ABCD पढ़ लिया, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और क्या पढ़ा हमने, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है। इन सारी चीज़ों की स्टडी कर ली, मतलब अब आपने ABCD पढ़ ली। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। आपने 12th की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी पदार्थ, जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है, ये मार्कर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। थेल्स ने क्या किया कि उन्होंने एक स्केल लिया और स्केल को अपने बालों में रगड़ा और रगड़ने के बाद जब कागज़ को चिपकाया तो उस स्केल में कागज़ जो था, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो आकर्षित होने लगे। तो उन्होंने ये देखा कि किसी भी चीज़ में रगड़ने से यानी अगर फ्रिक्शन पैदा हो जाता है तो उसके कारण से उसमें आवेश आ जाते हैं और ये आवेश जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव मिलेंगे तो रिपल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। प्लस माइनस अगर मिलते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, और अगर सेम चार्जेस मिलते हैं यानी प्लस मिलेंगे या सिर्फ माइनस मिलते हैं तो हमारा रिपल्सन होता है। तो उन्होंने ये चीज़ खोजी। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। आपने पढ़ा होगा ईटा पर नाच, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी वो J.J. थॉमसन ने की थी ईटा पर, यानी कि लिख देते हैं हम ईटा पर नाच।
इससे क्या हुआ, ये ई से हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने, जे थॉमसन या थॉमसन कहीं कहीं लिखा रहता है। पी से हो गया हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज कौन किया था, रदरफोर्ड। एन हो गया हमारा न्यूट्रॉन और एच हो गया हमारा चैडविक। ठीक है, तो थेल्स ने यहाँ पे बता दिया था कि किसी भी चीज़ को रगड़ने से या फ्रिक्शन पैदा करने से हम उसमें आवेश का अनुभव करते हैं, और ये आवेश जो होते हैं अगर सेम चार्जेस के होते हैं तो वो आपस में रिपल्सन करेंगे, और अगर प्लस माइनस होंगे तो वो जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात थेल्स ने बताई थी। फिर धीरे धीरे हमारी जो थ्योरी थी वो आगे बढ़ती गई। जब आगे बढ़ी तो हमें ये पता चला कि इस ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम की भी एक चीज़ होती है। इसकी खोज इन्होंने की थी, थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक ने बताया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। फिर इन्होंने जब इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो हमारी कुछ थ्योरीज आई, मॉलिक्यूलर थ्योरीज आई, कुछ ऐसे हमारी थ्योरीज आती गई। तो हम ओवरऑल आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी थ्योरी थी वो ये कहती थी कि बीच में एक हमारा नाभिक होता है, मतलब कि न्यूक्लियस होता है। ये पॉइंट हो गया हमारा न्यूक्लियस। इस नाभिक के बीच में हमारा प्रोटॉन होता है, यानी पी जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, और ये न्यूट्रॉन मतलब एन, और एन जो होता है वो उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे वो नाभिक में थे, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो थे वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन जो थे वो निगेटिव चार्ज में थे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज में था, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज में थे, तो आपको क्वेश्चन ये बनता है कि ये आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं हुए, ये क्यों नहीं गिर गया, नाभिक में से गिर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, तो वो सब डिस्कस नहीं करेंगे वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं आपको यहीं पे बताती हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो थे वो कक्षा के चार, ये कक्षा थी इसकी, इसमें चारों ओर ये नाभिक के चक्कर लगा रहे थे। तो इसमें से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को आसानी से बाहर निकाला गया। ठीक है, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट कहते हैं, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट कहते हैं, मतलब इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा कंडक्टर में विद्युत धारा बहने लगी, और इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहने लगे। आई बात समझ में? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इन अणु और परमाणुओं के बीच में, जैसे ये हमारा एक मार्कर होता है, इस मार्कर में भी हमारा न्यूक्लियस होगा, यानी नाभिक होगा, प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसकी चारों ओर बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो चक्कर लगाने के कारण इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें हम बाहर निकाल सकते थे। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टर में हमारी विद्युत धारा जो थी वो प्रवाहित होने लगी। इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहें, इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहें। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई? अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा हो गया हमारा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया हमारा डीसी और दूसरा हो गया हमारा एसी। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ कि दो भिन्न भिन्न पदार्थों को जब आपस में फ्रिक्शन को रगड़ने पे, या दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच फ्रिक्शन के कारण जो
उत्पन्न होगी, जो हमारी एनर्जी उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ओके, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हुआ हमारा डीसी और एसी। डीसी का साइन जो होता है वो इस तरह होता है, मतलब ये कांस्टेंट होता है, और एसी जो होता है वो हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो अब हम कुछ डीसी और एसी के डिफरेंस देखते हैं। डीसी एसी होता क्या है, ये सब देखते हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, दोनों को साथ ही लेके चलते हैं, इससे दोनों आपको एक साथ ही समझ में आ जाएगा। और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ओके, हमारी डीसी जो थी, डीसी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट होगा उसको हम डीसी करंट कहेंगे, और अल्टरनेटिंग मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के अनुसार बदलता रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। ठीक है, तो डीसी में क्या था हमारा पहला पॉइंट, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के अनुसार, यानी समय के अनुसार, बदलता रहता है। ओके, कैसे, इसका वेवफॉर्म ऐसा क्यों आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होने की वजह से हम इसे किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और हमारी अल्टरनेटिंग करंट यानी कि ये समय के साथ बदलती रहती है ना, तो ये हमारी कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल होगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर नीचे जाएगी, इस तरह से हमारी चेंज होती रहेगी। ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा डीसी और एसी की परिभाषा। अब देखें, डीसी में हमारी फ्रीक्वेंसी, आपको पता ही होगा कि डीसी में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 होती है। फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और एसी में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, जो हमारी एसी में बनी हुई मशीनें होती हैं, जो हमारी एसी से मशीन होती हैं, जैसे जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, इन सारी चीज़ों के रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, यानी जो हमारी एसी मशीन्स होती हैं उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है, और जो हमारी डीसी होती है, इस डीसी मशीनों की मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है। सुनते रहिएगा। हम एसी में क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम जनरेशन हम उतना उत्पादन नहीं करते हैं, उत्पादन तो हम 11 kV का ही करते हैं, लेकिन हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर एक एसी के लिए वरदान टाइप का है। कितना भी कम वोल्टेज हो हम उसे ट्रांसफार्मर लगा के अप कर सकते हैं, यानी ज़्यादा कर सकते हैं, और लो भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पे कार्य ही नहीं करता, वो तो सिर्फ एसी पे कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये था कि हम इसमें वोल्टेज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर लगा करके, पहली बात। दूसरी बात, हम हमेशा हाई वोल्टेज पे एसी का ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, बहुत लंबी दूरी तक करते हैं, और डीसी में हम लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, यानी कि लंबी दूरी के लिए।
तो क्या होता है, हमारी लाइन में लॉसेस जो होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं एसी में, ठीक है। तो इससे हमारी लाइन लॉसेस बहुत ही कम हो जाती है। और डीसी में क्या होता है कि पहली बात कि हम इसमें हाई वोल्टेज का ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात कि इसमें लाइन लॉस अगर मान लीजिए बाई चांस करते हुए लंबी दूरी तक तो कर ही नहीं सकते हैं, अगर छोटी दूरी के लिए भी करते भी हैं तो इसमें लॉसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइन लॉसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद अब एक हमारा डिसएडवांटेज भी है एसी का, जितनी ज़्यादा हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें खतरा भी तो रहेगा ना। जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करेंगे उतना ही ज़्यादा खतरा भी रहता है, ठीक है। तो हम एसी जो होता है वो बहुत ही तेज, अगर मान लीजिए 11 के बी या 22 के बी, 11 के 22 के बी तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर इससे कम वोल्टेज की भी लाइन अगर टच हो जाती है तो एक जैसे किसी इंसान को पेट्रोल छिड़क के जलाया जाता है वैसे बॉडी जलती है अगर 11 केवी की लाइन टच हो जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एसी जो होती है वो घातक भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये था हमारा एसी और डीसी में डिफरेंस। उम्मीद है आपको एसी डीसी समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको एसी डीसी बता दिया, एक बार और सुन लीजिए। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। डीसी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। डीसी में फ्रीक्वेंसी हमारी 0 होती है, एसी में फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज होती है। जो हमारी एसी मशीनें होती हैं उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है, उसमें हम वोल्टेज को हाई कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है, उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, वोल्टेज बहुत लो होती है। चौथी चीज़ कि हमारी एसी में लंबी दूरी तक हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, लाइन लॉसेस डीसी की कंपैरिजन में कम आता है। और डीसी में तो हम उतना पहली बार ट्रांसमिशन कर ही नहीं सकते हैं, और अगर करते भी हैं बाय चांस कम दूरी के लिए भी करते हैं तो हमारी लाइन लॉसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये हमारा डीसी और एसी में डिफरेंस था। इसी रीज़न से हम एसी का यूज़ ज़्यादा करते हैं और डीसी का यूज़ कम करते हैं। एसी का यूज़ जो होता है वो डीसी का यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में भी डीसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग इन सब में यूज़ करते हैं ईटीसी। और एसी का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं? घरेलू में, डोमेस्टिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल, घर में जितने भी हमारे फैन, कूलर, पंखा, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर सब एसी से ही चलता है, ठीक है। तो एसी का यूज़ तो बहुत ही ब्रॉड है, ईटीसी है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि हम ये डीसी और एसी एट लास्ट में लाएंगे कहाँ से, ये पैदा कहाँ से हो रहा है, ये भी तो है ना। करंट हमारी आ कहाँ से रही है, इतना पावर वोल्टेज हमारा आ कहाँ से रहा है। तो देखिए सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या है हमारी, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से हो रही है, अब उसके क्या क्या सोर्स हैं जिसकी सहायता से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो हमारा पहला सोर्स है पावर प्लांट, ठीक है। पावर प्लांट में हमारा होता है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, tidal पावर प्लांट,
जियोथर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, ये सारे हैं। मतलब थर्मल पावर प्लांट में हम कोयले का यूज़ करते हैं जिसके कारण हमारी एनर्जी जनरेट होती है। हाइड्रो का यूज़ करते हैं यानी पानी का यूज़ करते हैं, पानी में हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। टिडल में मतलब जो समुद्र में ज्वार भाटाएँ आती हैं उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। जियोथर्मल मतलब कि जो हमारे कचरे होते हैं या फिर जैसे पेड़ में नीचे दब के मर जाते हैं, पेड़ में नीचे दब जाते हैं या जीव जंतु नीचे दब के मर जाते हैं, तो उनसे भी हम उस चीज़ों से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसे जियोथर्मल पावर प्लांट कहते हैं। सोलर मतलब सूर्य की रोशनी से जिस हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं उसे हम सोलर पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनरेटर, जनरेटर और डायनमो। जनरेटर और डायनमो जो होता है वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे ऐसे दो नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेट था जिसके बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ था। ठीक है, जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को या फिर यहाँ पे एक कॉइल रखी हुई थी, इसे मान लीजिए एक कॉइल, जब इस कॉइल को घुमाया जाएगा यानी रोटेट कराया जाएगा तो इसमें से कुछ मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चल के जाएंगी। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चल के जाएंगी, जिसके कारण से इस कॉइल को घूमने में जो मैकेनिकल एनर्जी लग रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज करेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे। ठीक है, इससे भी हम बिजली का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी आपको पता है कि केमिकल एनर्जी आपको पता ही होगा कि जो बैटरी वगैरह होती है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं उनका अपने आयनों में टूट के बिखर जाना, वो अपने ही आयन्स में टूट के बिखर जाते हैं, यानी पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे करके वो अपने आयन्स में टूट के बिखर जाते हैं। तो उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और फॉर्म में चेंज करके हम यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, बैटरी। बैटरी इन सब सारे सोर्सेस में काम करती है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि हमारी क्या होगी, एक होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी के अंदर से भी जब करंट फ्लो होती है तो वो उसका विरोध करता है, उस विरोध के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊष्मा निकलती है, या हम कहते हैं कि उस विरोध के कारण हीट हो जाता है, उसको ही हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रत्येक कंडक्टर स्वयं में से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उस विरोध के कारण हीट हो जाता है और उस हीट को ही हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे हो गया हमारा हीटर, बल्ब ETC, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इफेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये कोई हमारी बैटरी है जिसमें एक हमने एनोड डाला है और एक हमने कैथोड डाला है। ठीक है, एनोड और कैथोड दो डाला है, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब हम इसे सेल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है। इलेक्ट्रोलाइट किसका भरा हुआ है, NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का। तो जब हमने इसे कनेक्ट किया, जब हम यहाँ पे इसमें से करंट को फ्लो कराएंगे तो जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होगा यानी जो NaCl होगा वो अपने ही आयनों में टूटेगा, यानी कि Na+ और +Cl- का चार्ज देगा। तो इस केमिकल रिएक्शन के कारण जो एनर्जी जनरेट हुई उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसी को हम केमिकल इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, ये जनरली हमारा बैटरी वगैरह में यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट।
मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि दो मैग्नेट होंगे, दो मैग्नेट के बीच में किसी भी कॉइल या फिर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको रख के अगर घुमाया जाएगा तो उसमें मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, यानी कि जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ चलती हैं। उसी के रीज़न से हमारी जो होती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। मतलब कोई भी अगर मैग्नेट होगा तो उसके अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ना, उसी चुंबकीय क्षेत्र से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसी इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। आज हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो कोई भी जो क्लास में अगर आप फर्स्ट आते हैं तो सबसे पहले आपका कोई ना कोई अपोज जरूर करता है। ठीक है, वहाँ जरूर एक दो स्टूडेंट होंगे जो अपोज करने जाएंगे, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं घर में तो आपके छोटे भाई बहन जो होते हैं वो अपोज करते हैं, क्लासेस में स्टूडेंट्स अपोज करेंगे, टीचर अपोज करेंगे। तो नॉर्मल लाइफ में उसी तरह जब करंट का फ्लो होता है तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब जो करंट के फ्लो का, जो करंट के प्रवाह का विरोध पैदा करे उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम। फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन में A। ठीक है, R क्या है हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हुई, ओम। रो क्या है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि रो क्या होता है, रो होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। एल क्या है हमारा लेंथ यानी लंबाई, लंबाई को हम किस में लिखेंगे, मीटर में। और ए क्या है हमारा एरिया, एरिया को हम किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ कि जो अपने अंदर से करंट के फ्लो होने का विरोध पैदा करे उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। फॉर्मूला R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। R हमारा रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट ओम है, रो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट ओम मीटर है, L मतलब लंबाई, लंबाई का यूनिट मीटर, और A मतलब एरिया यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। सबसे पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सीरीज मतलब जिसमें करंट जो होती है वो सेम रहे, करंट सेम रहे और वोल्टेज अलग अलग हो, उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, ये भी एक रेजिस्टेंस था और ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ से जो करंट आ रही थी वो करंट सब जगह, वहाँ यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, और वोल्टेज जो है वो अलग अलग है, तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब जैसे देखिए ये 2 ओम का था, ये भी 2 ओम का था और ये भी 2 ओम का था, मैंने इसे जोड़ दिया, ठीक, 24 वोल्ट से। 2 ओम 2 ओम 2 ओम का ये सीरीज में दिख रहा है, कहीं पे भी करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है। जब करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है तो वो हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है कि R इक्विवेलेंट बताइए और करंट का मान बताइए। ठीक, R इक्विवेलेंट सीरीज में कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना हो गया 2 और R2 2 और 2, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारा 6 ओम। ठीक, अब हमसे करंट पूछा था कि करंट बताइए, तो V इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को हम ओम्स लॉ भी कहते हैं। V इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R, और V कितना दिया हमारा 24, R कितना आया हमारा 6, तो ये हो गया हमारा 4, यानी I इक्वल टू 4 एम्पियर की करंट हमारी फ्लो रही थी। ठीक है, अब अगर यहीं पे वोल्टेज हमसे पूछ लेता, जैसे मान लीजिए वोल्टेज निकालने को कहता है कि वोल्टेज निकालिए और I हमारा दे देता, V इक्वल टू I, बहुत सिंपल है। ठीक, I कितना था हमारा 4 और रेजिस्टेंस कितना आया है 6, तो अब V कितना हो गया हमारा 24 वोल्ट। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें करंट का डिवीजन ना हो, जिसमें करंट सेम रहे, वो हो गई हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन।
और अगर इसमें आर इक्वेलेंट आपसे पूछता है तो आर इक्वेलेंट किसका होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, जहाँ पे करंट का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए करंट का डिवीजन हो रहा है, मतलब जो यहाँ पे करंट थी, यहाँ पे करंट थी, वो यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और, 3 पार्ट में वो डिवाइड हो गई। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे वोल्टेज सेम रहे और करंट अलग अलग हो, उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा था 4 ओम का, ये है हमारा 4 ओम का, और ये है हमारा, सॉरी, ये 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, और ये हमारा 2 ओम का है। ठीक है, तो इसमें आर इक्विवेलेंट बताइए और वोल्टेज बताइएगा। ठीक है, करंट हम यहाँ पे दे दे रहे हैं, करंट है 4 एम्पियर। वोल्टेज आपसे पूछा है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारा, 1 ओम आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1 ओम आएगा हमारा। अब हमें और क्या निकालना था, वोल्टेज, तो V इक्वल टू होता है आई आर। V इक्वल टू आई कितना दिया हुआ है 4, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया 4 वोल्ट। ठीक है, ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो, अब सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में हमारा क्या सेम हुआ, वोल्टेज सेम हुआ और करंट जो थी वो अलग अलग आई। सीरीज में क्या हुआ, करंट सेम हुआ और वोल्टेज जो था वो हमारा अलग अलग आया। याद रखिएगा इस पॉइंट को। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और सीरीज में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारा, ठीक है, हमने यहाँ पे ये 4 ओम का दिया है, ये 4 ओम का दिया है, और ये 2 ओम का दिया है, और ये भी 2 ओम का है। ठीक है, यहाँ पे 24 वोल्ट की 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये हमने मान लिया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट आ रही है वो यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन किस में है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यहाँ पे क्या सीरीज में। तो इन दोनों का 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे तो 2 आएगा आंसर, और इन दोनों का करेंगे तो उसके बाद 1 आएगा आंसर। तो हमारा क्या बना, यहाँ पे बना 2 और यहाँ पे बना हमारा 1, यानी ये वाला 2 ओम, और इस तीनों को सॉल्व करेंगे तो 1 ओम। किससे जुड़ा है ये, 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, करंट भी आपको निकालना है ना, इसमें करंट भी आपको निकालना है। तो अब हम टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 और 1 3 ओम। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V अपॉन में आर। V कितना दिया हुआ है 12, और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 3 चौक 12, यानी आई इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4 एम्पियर। ठीक है, ये था हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हमारी 24 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये हमारा करंट है, मान लीजिए 4 एम्पियर से जा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये था हमारा 2 ओम का, ये हमारा 2 ओम का, ये हमारा 2 ओम का।
ये हमारा 4 ओम का, ये है 4 ओम का और ये है हमारा 2 ओम का। मेन हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि सीरीज पैरेलल में। अब देखो यहाँ पे करंट आई, ये दोनों सीरीज में कहीं पे भी करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है तो वो हमारा सीरीज में हो गया, यानी यहाँ तक करंट सेम रही, तो ये दोनों सीरीज में थे, ठीक है। अब यहाँ से जब करंट गई तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, हुई ना, तो ये किस में हो गया हमारा पैरेलल में हो गया। और फिर यहाँ पे करंट जो थी वो सीरीज में आके यहाँ पे आके यहाँ कंप्लीट कर देगी अपना सर्किट। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 4 2 हो गया और 2 2 1 हो गया, यानी कि 1 ओम और ये 2। तो ये हो गया हमारा 2 ओम, ये वाला 2 ओम और ये इसको सॉल्व करने पे 1 ओम आया है और ये आया है हमारा 2 ओम। तो अब ये चारों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 + R2 + R3 + R4, मतलब 2 1 3 4 5 6 7 आर इक्विवेलेंट = 7। ठीक है, ये था हमारा इन रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैपेसिटर का और इंडक्टर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।